नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। और ये साइंस की क्लासेस आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि आपके बच्चों के द्वारा हमारे पास में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एनालाइजेशन करने वाले हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार की लैंग्वेज रहती है, क्वेश्चंस टफ आते हैं या फिर इजी आते हैं या फिर आपके मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, तो वो सारा कुछ आपको मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वहाँ पर। इसके बाद में आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये क्लास खास बन जाती है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आप चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से पढ़ लें, आप चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लें, तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। और ये क्लास आपको रोजाना 12 बजे मिल ही रही है, और 12 बजे मैं आकर आपको सब कुछ पढ़ा देता हूँ। लगभग 25 क्वेश्चंस आपको मैं रोजाना करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए खास बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बाकी का आपको पता है कि हमारे पास में यानी एक पूरी प्लेलिस्ट है, और आप चाहते हैं कि सर साइंस का एक बार में कम से कम मैं 10-12 क्लास देखना चाहता हूं, तो आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं। और यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग आपकी 60 से ज्यादा क्लासेस हैं, और आप अगर आखिरी टाइम पे जा रहे हैं तो 15-20 क्लासेस आप देख सकते हैं। और ये 15 क्लासेस आपके एग्जाम में साइंस में 20+ नंबर जरूर लेके आएंगी। केवल 15 क्लासेस बता रहा हूं, बाकी की अगर आपका एग्जाम फरवरी में जाकर होता है तो ऐसी स्थिति में आप सारी क्लासेस देख सकते हो। आपके 25 में से 25 की गारंटी इन क्लासेस से हो जाएगी, क्योंकि इनमें वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। इन क्लासेस में वही क्वेश्चन है जो इस साल भी पूछे जा रहे हैं। तो आप इन क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं बेटा, अगर चाहते हैं। बाकी अगर आप मेरे साथ में रोजाना पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे किस प्रकार से क्लासेस देते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं किस प्रकार से चीजों को समझाता हूँ। और आप चाहते हैं कंसेप्ट को क्लियर करना, आप चाहते हैं थ्योरी में भी पढ़ना, तो बेटा बाईएससी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बाईएससी ऐप पे आप बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको यहाँ पे 99 पे बैचेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे यूपीएसआई की तैयारी करनी है, होमगार्ड की करनी है, या फिर ग्रुप डी की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको 99 में पूरा कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारा सिलेबस इसमें कवर कराया जाता है। अगर आप रोजाना हमारे साथ में जुड़ेंगे, हमारे साथ में इस क्लासेस को लेंगे, तो कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा, अच्छी टीचिंग स्किल के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा, और आपको समय समय पर चीजों को पूछा भी जाएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्लास ही हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई राम रतन भाई, गुड मॉर्निंग गिरीश पाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। गिरीश पाल, यूपीएसआई क्लास नहीं चल रही है ऐप पर? हाँ जी, यूपीएसआई की क्लास अभी रोक दी गई है। ये मैं आपको बता दूं कि ऐप पर नहीं चल पा रही है वो, क्योंकि कई सारे जो टीचर्स हैं जो बाहर से पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स का कुछ टाइम है, ये कहते हैं ना, ये आपका नए साल का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे थोड़ा सा वो छुट्टियां मनाने गए हैं बाहर, इस वजह से वो क्लासेस को अभी रोका गया है। ठीक है। बाकी का आपको मैं बता दूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है। और आपको ये साइंस की क्लासेस बेटा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आप बहुत खास हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। क्या कहता है भैया, ये कहता है एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम कितने समय अंतराल की आवश्यकता होती है। बेटा अगर आपको अपनी ध्वनि सुननी है, अब ध्वनि सुननी है मतलब हम तो बोल रहे हैं, हमें सुनाई दे जाता है, लेकिन प्रतिध्वनि क्या होता है सर? प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि आप ऐसे कमरे में हैं जहां पर आपकी आवाज जो है वो टकराकर वापस आपके कानों में आती है। तो वो ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी की दीवार होनी चाहिए तब वो ध्वनि आपको सही तरह से सुनाई देगी। आपने देखा होगा कि जब हम किसी के बेसमेंट में जाते हैं आवाज गूंजती है, आपने देखा होगा खाली कमरे में जाते हैं तो आवाज गूंजती है। तो वो गूंज जो है वो यहां पर कब सुनाई देती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कितने सेकंड में, कितने टाइम में आपको सुनाई देती है। तो याद रख लेना, जो दिमाग में कोई भी ध्वनि आती है ना, उसकी जो गूंज रहती है वो 0.1 सेकंड तक रहती होती है। यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए वो दीवार कितनी दूरी पर होनी चाहिए, वो इतनी दूरी पर होनी चाहिए कि 0.1 सेकंड बाद आपकी वो ध्वनि सुनाई दे जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कितनी दूरी होनी चाहिए, तो बेटा कोई भी दीवार 17.2 मीटर की दूरी तक होनी चाहिए। यानी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, वो 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मान लीजिए ये कोई एक दीवार है, और यहां पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, और इस व्यक्ति को यहां से अपनी गूंज सुननी है जो यहां पर जाएगी और वापस भी आएगी, तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए बेटा? 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जिससे कि आपको अपनी ध्वनि आसानी से सुनाई दे जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर का नंबर नहीं लग रहा है बेटा, नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है 8266981579, इस पे कॉल कर सकते
सकते हैं, आप इस पर बात कर सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है, तो नंबर लग जाएगा। हो सकता होगा कि अभी स्टाफ जो है वो आ रहा हो, क्योंकि भाई ये सर्दी का टाइम है, लेट हो गया हो, लेकिन नंबर लग जाएगा अगर आप 1 मिनट बाद यानी अभी मिला के देखें तो मुझे लगता है लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है तो, या फिर कहीं सर बिजी होंगे इस वजह से बात नहीं हो पा रही होगी, लेकिन जो जिनके पास में वो नंबर है वहां पे आप दोबारा से बात कर सकते हैं, अब लग जाएगा, मैं कह रहा हूं। अब वो पूछा गया कि 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू क्या होती है, ये बता दो भाई। सर पहले तो 1 किलोवाट घंटा क्या है बेटा, कोई भी उपकरण 1 किलोवाट का है और वो 1 घंटा चलाया जाएगा तो जो रीडिंग बनेगी वो 1 यूनिट बनती है। आपके यहाँ पे मीटर लगा होगा तो आप यहाँ पे उन चीजों को पूछ पाएंगे, तो यानी मीटर रीडिंग जो आती है, बाकी कितनी आती है कि 10 यूनिट आ गई, 20 यूनिट आ गई, वो यही यूनिट बताती है कि आपके यहाँ पे जितना मीटर लगा है, जितने किलोवाट का मीटर लगा है, तो उतने किलोवाट का मीटर आपकी वो पूरी रीडिंग बनाता है कि 1 घंटे में अगर वो 1 किलोवाट का अगर आप कोई प्रोडक्ट चलाते हैं तो वो आपकी 1 यूनिट बनाएगा। तो सर आप ये बता दो कि इसको जूल में चेंज कर दूं मैं, तो जूल में चेंज करने पर होगा क्या, यानी जूल में चेंज करने पर कितनी वैल्यू आएगी। तो आप कहेंगे सर पहले तो हमें ये बताओ कि इसमें 1 किलोवाट का मतलब क्या है। बेटा किलो का मतलब क्या होता है, आप खुद बताओ, 1 किलो का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर 1 किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है सर, यहां पे घंटे का मतलब क्या होता है, तो 1 घंटे का मतलब होता है कि आपने 60 मिनट यूज किया, यानी 60 सेकंड यूज किया, हर सेकंड यूज किया, तो ये यहां पर कितनी सेकंड बन जाएगी, क्योंकि हमें एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग सेकंड में लेना होता है, तो ये 3600 सेकंड हो जाएगी। सर यहाँ पे वाट भी तो दिया है, आपने वाट का यूज क्यों नहीं किया। बेटा वाट का जो मात्रक होता है वो होता है जूल बटे सेकंड। मैंने सारी वैल्यू आपको यहां पे बता दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 किलो का मतलब क्या हो जाएगा, 1 × 1000। ठीक है सर, क्योंकि ये मैंने बता दिया है। ये वाट क्या है बेटा, वाट का मतलब है जूल बटे सेकंड, और ये घंटे का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे सर 3600 सेकंड। तो इस प्रकार से मैंने यहां पे इसको पूरी तरीके से बना दिया, तो सेकंड से मैंने सेकंड काट दिया। अब मैं इसको अगर लिखूंगा तो किस प्रकार से लिखूंगा कि यहां पे क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3600 से, और जो जूल था वो मैंने क्या कर दिया, आगे लिख दिया। तो इस प्रकार से आपका यहां पे क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप देखेंगे 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, तो ये 5 जीरो बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब आप बताओ क्या आंसर हो जाएगा। सर 5 जीरो हैं और हमें जो आंसर दिया वो 10 की पावर में दिया है, तो बेटा 10 की पावर में लाने के लिए पॉइंट को आगे ले आओ। पॉइंट अगर हम मानेंगे तो यहां मान सकते हैं, तो कितना बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 बढ़ा दो, यानी 3.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये निकल के आ गया जूल, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, राम रतन एएसपी डिलीट कर लिया बेटा, कोई बात नहीं है, एएसपी ने डी आंसर बताया था, डी आंसर नहीं होगा, मैंने बता दिया ना। आपका जो आया है वो कितना आया है, 36 लाख। अब इस 36 लाख में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू जो दी है वो 3.6 में दी है, तो सर पॉइंट को मैं इधर बढ़ा दूं ना। अभी आप कोई भी संख्या लिखें, पॉइंट कहां होगा, पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए ये जगह होगा। अगर मैं कहूं कि ये जगह है, इस जगह पॉइंट होगा, तो आप इसके बाद कितने भी जीरो लगाए कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पे खींचना स्टार्ट किया। कितना लेके आए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लेके आए, यानी 6 संख्याओं को छोड़कर लगाया है, इसलिए 10 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, दिख ही नहीं रहा है, कहां नहीं दिख रहा भैया, दिख तो रहा है। क्यों भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, आप बता दीजिए एक बार, आपको यहाँ पे क्लियर है कि चीजें नहीं है। अगर क्लियर है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और नहीं है तो आप वो भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे आ चुका है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान लीजिए कोई अम्ल है, यानी एसिड है, एसिड की क्रिया करा दो आप धातु कार्बोनेट से। किससे करा दो बेटा, मेटल कार्बोनेट से। इनके बीच में जैसे ही रिएक्शंस होंगी तो इनमें से कोई ना कोई पार्ट निकल के आएगा। तो सर आप एक बात बताओ, हम यहां पे कैसे माने क्या निकल के आएगा। तो बेटा आप जानते हैं कि धातु का जो कार्बोनेट होता है, धातु का कार्बोनेट मतलब सर, बेटा अगर धातु की क्रिया कार्बन से कराई जाती है तो धातु कार्बोनेट बनता है। अगर मैं यहां पे बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो क्या हो गया, Na2CO3 बना दिया मैंने। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम धातु है, इसलिए धातु कार्बोनेट के आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर ये कहता है बेटा अम्ल की अभिक्रिया करा दो, किससे करा दो, अम्ल की अभिक्रिया इस धातु कार्बोनेट से। सर अम्ल क्या होता है बेटा, अम्ल बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली हम HCl को लेके चलते हैं। ठीक है, HCl से करा दी, तो जो बनेगा ना, जो बनेगा वो क्या बनेगा, कोई ना कोई तो सॉल्ट बन जाएगा।
क्या बना दें सर? अब इसमें आप अगर सॉल्ट बना रहे हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे? Na ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये दूसरे वाले प्रोडक्ट से अब उन चीजों को खींच लेता है, तो आप किससे खींचेगा? H से Cl को खींच लेगा, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर Na भी दो हैं और Cl भी दो हैं, तो ये 2NaCl बन जाएगा। अब क्या करें सर? अब आप बताओ क्या बचा? यहां पे 2 हाइड्रोजन बचे और यहां पे 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तो मैं 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से तो पानी बना लेता हूं। बहुत ही अच्छा किया आपने। इसके अलावा अब आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड पूरा पूरा बच रहा है, तो आप यहां पे कहेंगे सर CO2 भी बना लेते हैं। तो लवण, इसके बाद पानी यानी जल बना है, और जल के अलावा यहां पे क्या बना है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल होगा या क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कहता है लवण बनाया है यानी कोई सॉल्ट बना, और क्या बना? पानी बना यानी H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड बना यानी CO2 बना है। हमने आंसर ऐसे ही दे दिया है, कोई बात नहीं, आंसर तो दे दिया, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। अगर आंसर गलत हो गया है ऐसे ही वैसे ही हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? सर ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है बेटा? वर्ण विक्षेपण जो है, जब श्वेत प्रकाश है ना, ये वर्ण विक्षेपण बताता है कि सफेद वाले प्रकाश में यानी सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? भाई ये न्यूटन ने खोज कर दी थी। कैसे की थी? प्रिज्म पे कर दी थी। यहां से व्हाइट लाइट आई और व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजार दिया, और गुजारने पर क्या हुआ? ये व्हाइट लाइट नहीं निकली, 7 रंग अलग अलग निकले। जिसके पास में तरंग दैर्घ्य ज्यादा थी या फिर स्पीड ज्यादा थी, वो तो ज्यादा झुका नहीं, तो वो तो रेड बन गया, और जिसके पास तरंग दैर्घ्य की बहुत कम थी, वो यहां पे वायलेट बन गया। यानी आप यहां पे क्या कहेंगे? प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है, ये श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है अगर इसमें कोई प्रिज्म लगा दिया जाए। सर इंद्रधनुष देखा है आपने? हाँ जी देखा है, तो उसमें भी तो 7 रंग होते हैं बेटा। बिल्कुल सही बात, तो वहां पे हम प्रिज्म लगाते हैं, प्रिज्म से बनता है बेटा। प्रिज्म का कार्य कर रहा होता है कोई ना कोई। कौन करेगा? वो बूंदे जो होती है ना, प्रकाश, बारिश आती है उस टाइम पे बूंदे होती है वातावरण में, तो वो बूंदे जो होती है ना, उनसे जब प्रकाश निकलता है तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, और वही 7 रंग जो है इंद्रधनुष का निर्माण कर देते हैं, जो कि हमें दिखाई देता है। और ये सारी चीजें यहाँ पे बताई किसने थी बेटा? वर्ण विक्षेपण के बारे में वो न्यूटन ही थे जिन्होंने यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताया था। और इस पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका ये इजी सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ग्रुप डी में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा। वर्ण विक्षेपण तो उन्होंने कई बार पूछ दिया है। कभी यहाँ पे पूछ लेते हैं तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होगी, कभी पूछ लेते हैं डेविएशन किसका ज्यादा होगा, कभी पूछ लेते हैं इसमें अपवर्तन हुआ है कि परावर्तन हो रहा है। तो ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे कहता है कि मान लीजिए आपने कोई कार्य किया है। कितना कार्य किया है आपने? 600 जूल का कार्य किया है। सर ये 600 जूल का जो कार्य किया है ना, वो आपने 3 मिनट में कर दिया। यानी मान लीजिए 600 ईंटें हैं, कोई मजदूर काम कर रहा है, 600 ईंटें हैं, उसने 3 मिनट में 600 ईंटें अंदर रख दी। तो पावर उसके पास कितनी होगी? तो वो पावर हमसे पूछी गई है। तो आप क्या कहेंगे सर? आप यहां पे बताएंगे कि हमारे पास में जो वर्क है वो कितना है? आपने कहा 600 जूल का वर्क है, लेकिन टाइम कितना लेना है बेटा? 3 मिनट का पावर लेना है, यानी 3 मिनट की पावर, आप 3 मिनट का टाइम लेना है। क्या सर मिनट में लेके चलेंगे? नहीं भैया, जहां पर एसआई मात्रक तो हमारा क्या होता है? वो होता है सेकंड, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहां पे क्या कहेंगे? 180 सेकंड कहेंगे। तो सर आप ये बताओ कि यहां पे जो पूछा गया है वो पावर पूछी गई है, तो पावर का कोई फॉर्मूला होता होगा बेटा। एक बात सोचो, W दिया है, T दिया है, और पावर का बात कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे सर कि आपने जो कार्य किया है वो कितने समय में किया है? तो कार्य करने की दर पावर कहलाती है। और आप इस प्रकार से बताएंगे कि वर्क हुआ है 600 और कितने टाइम में हुआ है? 180 सेकंड में हुआ है। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 18 से काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 18 से काटेंगे, ये बन जाएगा 3, तो आपका हो जाएगा ये 3, पीछे आपका फिर 60 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 3 आएगा। इस प्रकार से ये खत्म नहीं होने वाला। और ये 3.3 क्या आ जाएगा? वॉट आएगा। आपने जो कार्य किया है वो 3.33 वॉट किया है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ जाता है कि P बराबर W/T, कार्य करने की दर यहां पे शक्ति कहलाती है। और कार्य दिया है, समय दिया है, का आपको क्या निकालना है? पावर निकालनी है। तो पावर भी हमने यहां पर निकाल दी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे कहता है कि आपके पास में ना द्रव्यमान संख्या है। क्या है? द्रव्यमान संख्या है, और आपको बताना है कि द्रव्यमान संख्या के आधार पर इसमें से ना गलत कथन कौन सा है बेटा? गलत बताना है। गलत का मतलब
कि हमारे पास में 3 जो होंगे वो सही होंगे, एक इसमें ऐसा होगा जो गलत दिया होगा। सर क्या दिया है, यही तो पूछा है बेटा। पहला ऑप्शन कहता है कि आपकी जो द्रव्यमान संख्या है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के ऐड के बराबर होती है, यानी जोड़ के बराबर होती है। तो बेटा याद कर लेना कि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड होता है, कि कितने आपके परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उन दोनों को जोड़ दोगे द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो सबसे पहले आप ये बता दो समस्थानिक क्या होता है सर, तभी तो हम इसको यहां पे कंप्लीट कर पाएंगे। आइसोटॉप्स क्या होता है, तो बेटा इसमें याद कर लेना कि हम जब आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान संख्या अगर यहां पे दी है या फिर परमाणु क्रमांक दिया है तो इनमें से कौन समान होगा कौन भिन्न होगा। तो परमाणु क्रमांक जो होता है ना वो तो है समान होता है, लेकिन सर द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे सर द्रव्यमान संख्या होती है ना इसमें अगर परमाणु क्रमांक समान है तो इसे अलग कर देते हैं कि भाई सभी का द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है ना। जैसे आपने सुना होगा 12C, आपने सुना होगा 14C, यहां पे कार्बन की परमाणु क्रमांक तो समान ही रहेगा ना, जो 6 होता है तो 6 ही रहेगा, लेकिन यहां पे द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होगी, स्ट्रक्चर अलग बनाएगा। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, समस्थानिक हमारा एक ही तत्व के समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। सही बात है, लेकिन अगला क्या आता है कि जो प्रोटियम और ड्यूटेरियम होते हैं ना इनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है। भैया एक चीज सोचो, द्रव्यमान क्या समान होता है, बताइए। प्रज्ञा मिश्रा, हाँ जी प्रज्ञा मिश्रा, 10 से लोग अब 2 रह गए, कोई बात नहीं बेटा, जो जो भी हैं पढ़ने वाले रह जाते हैं, बाकी जो हैं जो चले जाते हैं। चलिए, हाँ तो मैंने क्या बताया, प्रोटियम और ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है। तो आप क्या कहेंगे सर, प्रोटियम जो होता है ना, प्रोटियम, हाँ जी प्रोटियम होता है, क्या मतलब है सर, प्रोटियम होता है 1H, क्या होता है 1H होता है। सर ड्यूटेरियम क्या होता है, तो प्रोटियम अगर ये है तो ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो वो क्या होता है बेटा 2H होता होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपने भी ये बात सही कह दिया। सर 1H का मतलब क्या है बेटा, 1H का मतलब होता है कि इसके पास में ना एक प्रोटॉन होगा, क्या होगा, एक प्रोटॉन ही होगा बस। इसके पास द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, यानी न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 0 न्यूट्रॉन होंगे, तो द्रव्यमान संख्या क्या बनेगी, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की होती है तो एक होगा, बिल्कुल सही बात है। पर सर इसके पास 2H हैं तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, तो बेटा इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। और इसका मतलब हो जाएगा कि इसके पास ना एक प्रोटॉन है, बिल्कुल सही बात है, तो एक क्या है इसके पास, भैया इसके पास एक न्यूट्रॉन होगा। और जब हम यहाँ पे द्रव्यमान संख्या को देखेंगे तो इसकी 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग होता है, समान नहीं होता है। और हमसे जो पूछा था आंसर हमें गलत मिल गया, और गलत हो जाएगा सी। और द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्णांक होती है, ये आप सबको पता है कि द्रव्यमान संख्या पूर्णांक ही होती है, पूरा अंक ही होती है। ठीक है, हाँ जी चलें आगे बढ़ें। प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं, एएसपी ने एएसपी ने हमारा मतलब प्रज्ञा का वेलकम कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कहता है अगला। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी का प्रतीक क्या होता है। भैया बैटरी का प्रतीक कैसे बताएंगे, हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया, हम तो बैटरी वहां पे बना के आएंगे क्या, यहां पर बैटरी बनानी नहीं होती है बेटा। जब इसको यहां पर बनाते हैं या दिखाते हैं तो सिंबल से दिखाते हैं। सिंबल क्या होता है, तो आपने कभी यहां पे प्रतिरोध को जोड़ा है, हाँ जी सर प्रतिरोध को जोड़ा है। और प्रतिरोध को जोड़ा किससे है सर, बैटरी से जोड़ा है। और बैटरी से अगर जोड़ा है तो एक तरफ प्लस लिखते हैं एक तरफ माइनस लिखते हैं। सर हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन लिखी है,
हाँ जी, पैरेलल लाइन खींची है, और ये पैरेलल लाइन तो छोटी है और एक बड़ी है, क्या हम इसको बराबर नहीं ले सकते बेटा? इसको दिखाने के लिए एक छोटी और एक बड़ी रखनी होती है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लिखना होता है, तो इसी वजह से क्या होता है, तभी इसका प्रतीक बनता है। और हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि ये पेयर है लॉन्ग एंड शॉर्ट पैरेलल लाइंस का, और यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी का वृत्त के अंदर चिन्ह नहीं होता है, जिग जैग लाइन तो हमने यहां पे खुद बना दी, ये रेजिस्टेंस की होती है, और सीधी रेखा तो आपको पता है, ठीक है। एएसपी कौन सा एग्जाम है तुम्हारा? एएसपी का कोई ना कोई एग्जाम होगा भाई, एएसपी पढ़ता है, बाकी का एग्जाम बता दो एएसपी भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो आंसर में दे दूं, लेकिन होता क्या है ये नहीं पता है बेटा। अगर मैं ये कहूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वही होते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें दो परमाणुओं के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, वो हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो सर आप एक बात बताइए, ये बेंजीन, प्रोपेन, एथाइन और एथीन, इनमें किसी के पास में सिंगल बॉन्ड होगा? बिल्कुल होगा। आप बताओ एथीन क्या होता है बेटा? यहां पे एथीन, एथाइन, प्रोपेन और बेंजीन तीनों की बात, चारों की बात की जाएगी, तो याद रखना सिंगल बॉन्ड जो मिलता है ना सबसे सिंपल वाले पे मिलेगा। सर सिंपल तो एल्केन होता है, ये एल्केन हाइड्रोकार्बन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो एल्केन का मतलब है कि जिसके पास में एन जुड़ा हो। अब बताओ क्या एथीन में एन जुड़ा है? नहीं सर, ईन जुड़ा है, तो डबल बॉन्ड होगा। सर एथाइन में एन जुड़ा है? नहीं, आइन जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। सर प्रोपेन में एन जुड़ा है, तो यही है बेटा आपका यहां पे आंसर। तो प्रोपेन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसका फॉर्मूला CnH2n+2 बनता है और C3H8 प्रोपेन बन जाता है। बाकी का आपका बेंजीन, एथाइन, एथीन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट हैं, इसी यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राधे राधे भाई निशांत, प्रज्ञा मिश्रा जी। चलिए गुरुजी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। भाई एक बात बताओ, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इनमें से कोई इंडिकेटर दे रखे हैं, बिल्कुल सही बात है, इंडिकेटर दे रखे हैं। इंडिकेटर करेगा क्या सर? बेटा इंडिकेटर बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन या तो एसिड है या फिर बेस है या फिर अम्ल है या फिर क्षारीय है, तो बताने वाला क्या कहलाता है? इंडिकेटर कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। तो अम्लीय माध्यम में वो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो अम्ल के साथ में तो कोई कलर देगा नहीं, लेकिन क्षार के साथ में ना गुलाबी बन जाता है, पिंक बन जाता है। तो इनमें कोई ऐसा है जो कि आप अम्ल के साथ में रंगहीन बता रहे हैं और क्षार के साथ में गुलाबी रंग बता रहे हैं, लेकिन आप बता दीजिए इसमें अगर मैं मिथाइल ऑरेंज कहूं तो मैं यहां पे कहूं मिथाइल ऑरेंज हो सकता है। भैया मिथाइल ऑरेंज जो है ना ये दिखने में अम्ल, यहाँ पे ऑरेंज की बात करता है, लेकिन अम्ल के साथ में ना ये लाल हो जाता है। अम्ल के साथ में कैसा हो जाता है? ये लाल हो जाता है। लेकिन सर क्षार के साथ में गुलाबी होता होगा? नहीं भैया, क्षार के साथ में ना ये पीला हो जाता है, तो आप इसे क्या कहते हैं? मिथाइल ऑरेंज कह रहे हैं, ठीक है। सर लिटमस पेपर, भैया लिटमस पेपर में दो नाम याद कर लेना। अनिल ने छलनी से चाय चाय क्या कर दी? छान दी। तो अनिल क्या है? अनिल का मतलब है आ से होता है अम्ल, नी से होता है नीला और ला से होता है लाल। तो लिटमस पेपर अम्ल में नीले से लाल हो जाता है। लेकिन सर छलनी का मतलब क्या है बेटा? छलनी का मतलब होता है कि छा से होता है आपका क्षार, ला से हो जाएगा आपका लाल और नी से हो जाएगा नीला। तो लिटमस पेपर क्षार के साथ में लाल से नीला हो जाता है, तो लिटमस पेपर भी नहीं हो सकता। फिर तो सर जरूर यहाँ पे फिनोफ्थलीन होगा। बेटा फिनोफ्थलीन सही है क्योंकि ये रंगहीन हो जाता है अम्ल के साथ में और यहाँ पे पिंक हो जाता है क्षार के साथ में, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? नेचुरल पीएच में फिनोफ्थलीन के साथ में सेम रहता है, एसिड के साथ में भी सेम रहता है, लेकिन जैसे ही बेस के साथ आता है तो ये पिंक हो जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। सर फिर इसे भी बता दो, इसे क्यों छोड़ रहे हो बेचारे को? ब्रोमोथाइमोल ब्लू क्या होता है? ये भी क्या है? इंडिकेटर होता है। और ये क्या करता है बेटा? ये क्या करेगा? अम्ल के साथ में ना, अम्ल के साथ में तो ये कहेगा नहीं सर मैं ना अम्ल के साथ मिल जाऊंगा ना तो पीला हो जाऊंगा, ठीक है चलो लाल पीला हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं क्षार के साथ में मिल गया ना
तो क्षार के साथ में मैं नीला बन जाऊंगा। तो ये कहता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मैंने चारों बता दिए। अब यहां से हम ई मतलब बी एड करेंगे, इस साल बी एड करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, एएसपी बी एड करना जरूरी है। जब हम पढ़ाने के लिए बनते हैं तो भाई ये बी एड करना जरूरी होता है। और आगे ऐसा शायद हो सकता है ऐसा भी आए कि केवल उन्हीं को पढ़ाने के लिए मौका मिले जिसने बी एड किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एचआईवी की बात करते हैं। एचआईवी एड्स जो होता है किसके द्वारा नहीं फैलता है? भैया किसके द्वारा नहीं फैलता? तो आप बता दो किसके द्वारा नहीं फैलता। ये कहता है ना ऑप्शन नंबर ए कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से बनता है। यानी आप यहां पे अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तब यहां पे एचआईवी एड्स नहीं फैलता। भैया फैलता है, ये तो नहीं का पूछ रहा है ना, ए से तो फैलता है। फिर आप ऐसा करते हैं, चल सुई का उपयोग हम करते हैं ना, इसने लगाई उसी को हम लगा लेते हैं। बेटा इससे भी फैल जाता है। किसी भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे यहाँ पे एड्स है, अगर आप उसकी निडल का यूज कर लें तो आपकी ब्लड में भी क्या हो जाएगा, वो वायरस जो है वो एंटर कर जाएगा। इसलिए निडल जो है हमेशा नई यूज करनी चाहिए, किसी की यूज की हुई नहीं करनी चाहिए। तो सी क्या है सर? फिर इसका मतलब संक्रमित रक्त चढ़ाने से नहीं फैलता। बेटा एक बात याद रखो, जिसे अगर वो बीमारी पहले से कोई है और वही आपके एंटर कर जाएगा ब्लड में, यानी उसका ब्लड हम चढ़ा लेंगे तो हमें तो बीमारी हो ही जाएगी ना। तो ऐसे में भी एड्स फैल जाएगा। तो सर गले मिल जाते हैं तो फैल जाता है, छूने से भी फैल जाता है? नहीं भाई, एचआईवी एड्स छूने से नहीं फैलता, साथ खाने से नहीं फैलता, गले मिलने से नहीं फैलता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पे क्या सही आंसर। ठीक है, हाँ जी, मेरा अभी कंप्लीट हुआ है। चलो डी आंसर हो गया, एएसपी ने आंसर दे दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या कहता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, आप उस पे क्या करते हैं, बल को दुगना कर देते हैं। आपने किसी वस्तु पे तो बल जो लगा रहे थे, यानी ये व्यक्ति जो है वो बल लगा रहा है, वो क्या बल लगा रहा है सर? F बराबर एम ए लगा रहा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, F बराबर एम ए लगा रहा है। फिर क्या हुआ है, इसने कहा कि बल अब दुगना कर दो इस वस्तु पे, तो द्रव्यमान को समान रखो। अब भाई इसका जो वेट है ना, द्रव्यमान है ना, वो बदला नहीं है। इसने क्या किया है, इसमें बस फोर्स ज्यादा कर दिया है। तो आपके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले आप कहें कि सर यहाँ पे त्वरण क्या होता है बेटा? ए बराबर होता है एफ अपॉन एम। सर ये कैसे? हम तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बेटा वहां पे वेग में परिवर्तन की दर है जब हमें वेग के बारे में पूछा जाए। तो यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूले से एक्सलेशन, यहाँ पे फोर्स अपॉन मास होता है। अच्छा, तो यहाँ पे नया क्या किया जाएगा? अब वो कह रहा है ना फोर्स को दुगना कर दो, तो F की जगह पे आप ना 2F लिख लो। सर M की जगह पे भाई वो कह रहा है समान लो ना, बदलो क्यों भाई? जो समान है उसको समान लेके चलो। तो अब क्या करें सर, नया यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। नया हमने ए डैश ले लिया है, एफ की जगह पे हमने क्या कर दिया, 2 ले लिया है। 2F अपॉन एम हो जाएगा। सर ये 2F अपॉन एम की वैल्यू तो ए हो जाएगी ना, क्योंकि ए की वैल्यू तो आपने पहले ही बता दी है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2A, यानी दुगना हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण 2 गुना हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, इस बार के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि अगर हम मास को दुगना कर दें, अगर यहाँ पे ग्रेविटी को दुगना कर दें, अगर यहाँ पे हम जब G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर में यहाँ पे दूरी को दुगना कर दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो सब कुछ आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कल मैं टूंडला आ रहा हूं तो फिर भाई घूम जाओ, क्या दिक्कत है टूंडला आने से। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। सर प्रकाश, हम भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं? भैया नहीं करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। हम भी तो धूप में घूमते भैया? नहीं, हम धूप में जरूर घूमते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस पेड़ करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बताना है कि सर गलत क्या है। हमें 4 ऑप्शन हैं, गलत बताना है। पहला कहता है कि इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आप यहां पे क्या कहेंगे कि इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक प्रक्रिया में बदल जाती है। कैसे? तो आपने कहा कि सर पेड़ को क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने यहां पे क्या कर दिया, पानी पहुंचा दिया उसको। फिर ठीक है, ये भी बात सही है, पेड़ के पास पानी भी होता है। सर यहां पे हमने ना सनलाइट दे दी, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ये किस में कन्वर्ट करने लग जाएगा? ग्लूकोज में। यानी रिएक्शन क्या हुई, सौर ऊर्जा ने इसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऑक्सीजन बनती है वेस्टेज में, और पानी भी बाहर आता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन बनती है जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। ए हमारा सही है, लेकिन गलत बताना है।
सर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में टूटती है। भाई एक बात बताओ, कहीं पर आपको कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है? सर ये तो ग्लूकोज में टूटा है, ये तो ऑक्सीजन में टूटा है, ये पानी में टूटा है। तो भाई ये तो आपका कार्बोहाइड्रेट में टूटता ही नहीं है, ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। आपको गलत बताना था, लो मिल गया गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। सर सी क्या कहता है? हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया इस प्रक्रिया को करते हैं। भैया पौधे तो करते ही है ना, पौधों फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी बात सही है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सर बैक्टीरिया, हाँ जी बैक्टीरिया भी करता है, साइनो बैक्टीरिया सुना है? साइनो बैक्टीरिया पे फोटोसिंथेसिस करता है। फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया के प्राथमिक अभिकारक हैं। भैया प्राथमिक में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और जल थे, तो बिल्कुल सही है ना, इसके प्राथमिक अभिकारक यही हैं, तभी तो उत्पाद में यहाँ पे ग्लूकोज बना है। तो यहाँ पे मुख्य कच्चा माल कोई है तो वो जल और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आंसर बेटा, आंसर तो आज कोई कर ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आंसर आंसर का काम मेरा ही है। मैं ही एग्जाम दे लेता हूँ, मैं ही आपको पढ़ा लेता हूँ, बाकी का जुड़ते जाओ और देख के निकल जाओ। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ पे अपनी ड्यूटी करनी है, और वो ड्यूटी ये कहती है कि बच्चों को सही तरीके से वही चीज़ें प्रोवाइड कर दो जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, उन बच्चों को फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे बस फ़ायदा लेने आ रहे हैं, और फ़ायदा बेटा तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किससे मुख्य घटना की ओर ले जाता है? अभी हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है, जो सनलाइट है वो अवशोषण करती है। ठीक है सर, ये क्या करेगी? ये क्लोरोफिल के द्वारा सौर ऊर्जा को सोखने का काम करती है, क्योंकि पेड़ के पास में तो क्या है? क्लोरोफिल है, वही है सौर ऊर्जा को सोखने का काम करेगा। ठीक है सर, यहाँ पे पहला कहता है प्रकाश ऊर्जा का सीधे भोजन में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये बात सही है, प्रकाश ऊर्जा जो है जैसी मिलेगी वो यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर देगी। सर यहाँ पे हमें यहाँ पे कहना है, अच्छा मुख्य घटना की ओर कौन सा ले जाएगा? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और जल के अणुओं का विखंडन। तो आप क्या कहेंगे? जो प्रकाश ऊर्जा है ना, ऊर्जा का तो रूपांतरण हो जाता है ना, किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। और जल जो है ना, वो जल के अणु टूट जाते हैं, और जल के अणु टूटने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनाते हैं? वो आपके ग्लूकोज को बनाते हैं। और यहाँ पे जो सही पूछा था वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे प्रक्रिया पूछी थी, मुख्य घटना पूछी थी कि अवशोषण जब कर लेते हैं तब होता क्या है। बेटा जो अवशोषण होता है प्रकाश का, उस प्रकाश की वजह से यहाँ पे ऊर्जा जो आ रही है प्रकाश, वो बदल जाती है रासायनिक में। यही तो मैंने इसमें बताया था कि जब सनलाइट मिलती है तो ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, और ये किस किस का निर्माण करते हैं? ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और आपका पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14, प्रतिरोधकता। हेलो सर जी, हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं। एस क्लास में कोई रेलवे वाला नहीं है, तभी कोई अच्छे से नहीं पढ़ता है। बेटा इस क्लास में रेलवे वाले तो हैं, वो बात अलग है, कि जो वो पढ़ नहीं रहा है वो अलग बात है। लेकिन रेलवे का एग्जाम बेटा वो सारे मोस्टली आपके सब लोगों का ही एग्जाम है, एक कुछ लोग हैं जो नहीं डालते हैं वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली आपके रेलवे के एग्जाम यहाँ पे बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सो सबसे पहले मैं प्रतिरोधकता की बात करता हूं। बेटा पहले हम कहें आर बराबर होता है सर रो एल अपॉन ए। आपने यहाँ पे प्रतिरोधकता की बात कही तो सर आपने प्रतिरोध बता दिया है। नहीं बेटा, इसमें जो रो है ना ये प्रतिरोधकता है, तो रो का फॉर्मूला क्या बना दोगे? आप कहोगे आर ए अपॉन एल। चलो ये बात सही है। अब ये कहता क्या है कि इनमें से गलत क्या है? गलत आप कह रहे हैं कि इसका जो मात्रक है वो ओम मीटर होता है, तो याद कर लेना ये बात सही है, इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, तो पहला सही है। ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, तो एक बात याद कर लेना कि ये लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर निर्भर करता है रेजिस्टेंस। ये आपका प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस पदार्थ से बना है, ये डिपेंड करता है उसके ताप पर कि वो किस टेम्परेचर पर है, ये लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, ये आपका यहाँ पे एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो तापमान पर करता है, पदार्थ पे करता है, एरिया पर, लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे क्या कहता है, पढ़ो। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि महिलाओं में निषेचन के बाद में
निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार से जुड़ने या स्थापित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर निषेचन की बात करेंगे तो आप देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन होता है कि जब महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब में एग पहुंचता है और वहां पर पुरुष का, मेल का स्पर्म भी पहुंच जाता है, तो जब यहां पर निषेचन होगा यानी स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन बन जाता होता है और इस फर्टिलाइजेशन में ये जाइगोट बन जाता है। सब फिर क्या होगा, तो निषेचन के जैसे ही एक हफ्ता हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन के एक हफ्ते के बाद जो जाइगोट बना था वो अब एम्ब्रायो में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, एम्ब्रायो में बदल गया। अब ये एम्ब्रायो में बदलने के बाद क्या होगा, ये एम्ब्रायो ही है जो कहां पहुंच जाएगा, गर्भाशय में पहुंच जाता है और उसकी दीवार से चिपक जाता है और वहीं पर इसका क्या होता है, वहीं पर यहां पर होता क्या है, उसका विकास होता है। तो सर इसे कहेंगे क्या, जो एम्ब्रायो गर्भाशय में पहुंचा है ना, यानी जो गर्भाशय की दीवार पे जुड़ा है ना, वो कहलाता क्या है? क्या वो अंडोत्सर्ग कहलाएगा भैया? अंडे का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाएगा? क्या वो आरोपण कहलाएगा? ये बात सही है कि जब यहां पर बच्चा या एम्ब्रायो या भ्रूण गर्भाशय में पहुंचता है और गर्भाशय की दीवार पर चिपकता है तो उसे आरोपण कहते हैं, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं निषेचन क्या है। निषेचन आपका गर्भाशय में नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब में होता है, वहां पर स्पर्म और एग मिलते हैं, वहीं पर आपका जाइगोट बनता है और एम्ब्रायो जैसे ही एक हफ्ते बाद विकसित होने की स्थिति आती है तो एम्ब्रायो वहां पे कहां, गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है। तो गर्भ अवधि नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, आरोपण होगा और बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। आई एम कम बैक, पहले तो बी दिया था। हाँ अच्छा, पहले दिया था लेकिन बाद में तो बदल दिया होगा ना, पहले वाला बाद में वाला क्या फर्क पड़ता है। अब आते हैं, यदि कोई व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति है, एक दीवार पर 40 न्यूटन का बल लगाता है। मान लो मैं अगर ये कहूं कि ये दीवार है, हाँ जी सर बिल्कुल सही है, और इस दीवार पर क्या कर रहा है, ये व्यक्ति यहां पे आया और इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने ना इस पर बल लगाना स्टार्ट कर दिया और बल लगाता है कितना, 40 न्यूटन का बल लगाता है। और ये क्या है भैया, ये दीवार है, ये वॉल है, ठीक है। अब ये कह रहा है ना, जो दीवार है ना, दीवार वो न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार दीवार भी इस व्यक्ति पर बल लगाएगी। कितना लगाएगी, तो हमने जाना है कि एक एक्शन रिएक्शन का फोर्स होता है। कितना, एक्शन का रिएक्शन का फोर्स होता है। जितना आपका एक्शन का फोर्स होगा उतना ही आप पर रिएक्शन का फोर्स लगेगा। जितना हम दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, दीवार भी उतना ही फोर्स हम पर लगाती है। जितना हम धरती पर बल लगाते हैं उतना ही धरती हम पर बल लगाती है। उसी को वजन कहते हैं और ये क्या कहलाता है, ये न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। सर इसने 40 न्यूटन का फोर्स मैंने अगर दीवार पर लगाया है तो 40 न्यूटन का फोर्स आपने रिएक्शन के तौर पर दीवार भी आप पर लगाएगी। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कितनों का सी था यहां पे, सिग्मा आ चुके हैं। हाँ भाई, सिग्मा इज बैक, नमस्ते भाई। चलिए, सी या डी, आई एम कंफ्यूजन, बेटा कंफ्यूजन नहीं, 40 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 17। कोशिका को जानते हैं? सर नहीं जानते भैया। आपका जो बॉडी बनी है ना, पूरी कोशिका से बनी है। हमारा अगर फेस की बात की जाए, हमारे हाथों की बात की जाए, हमारे स्किन की बात की जाए, हम पूरे कोशिका से बने हुए हैं। फिर इस कोशिका के भीतर लाइसोसोम होता है। सही, लाइसोसोम होता है, इसका भी निर्माण होगा। हाँ जी बिल्कुल, लाइसोसोम का भी निर्माण होगा। तो अब इसका जो निर्माण होता है वो किस कोशिका अंग के द्वारा होता है, ये किस कोशिका अंग के द्वारा अलग होता है? तो आप यहां पे क्या बताएंगे कि आप यहां पे देख रहे हैं बहुत सारे अंग होते हैं। आप इसको ईआर कहेंगे, आप इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, आप इसे सेंट्रियोल्स कहेंगे। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसे गोल्जी बॉडी कहते हैं और ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे बूंदे टाइप की दिख रही हैं वो लाइसोसोम कहलाती हैं। तो आप एक खुद सोचो कि हमें जो कलर दिखाया गया वो सेम कलर दिखाया गया है गोल्जी बॉडी का और लाइसोसोम का। तो भैया अगर सेम कलर दिखा रहा है ना, तो ये गोल्जी बॉडी के ही कण टूट टूट कर क्या बना लेते हैं, लाइसोसोम बना लेते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन सर ये लाइसोसोम करता क्या है बेटा, इसके अंदर ना पाचक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या करेंगे भाई, हमारी सेल के पास में बैक्टीरिया पहुंच गया और हार्मफुल बैक्टीरिया है,
तो सेल को डैमेज करने की कोशिश करेगा ना, हाँ जी कर सकता है। तो फिर क्या होगा, यही एंजाइम क्या है, लाइसोसोम से निकलते हैं और उसे क्या करेंगे, उसे वहां पर उस बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर बैक्टीरिया ज्यादा हार्मफुल है, वो लाइसोसोम से भी खत्म नहीं हो रहा, तो क्या करेगा, लाइसोसोम खुद को यहां पे क्या कर लेगा, फाड़ देगा और फिर क्या करेगा, सुसाइडल वेक के रूप में अपने आप को आत्महत्या कर लेता है और पूरी सेल को डैमेज यानी पूरी सेल को बचा लेता है। और इस प्रकार से यहां पर ये लाइसोसोम का काम क्या कहलाता है, इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, राधे राधे भाई, सब राधे राधे, सभी को राधे राधे। जय हिंद निशांत भाई, बी आंसर, आप सही हो गया, आप सही हो गया। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया, हमने किसी भी वस्तु पर क्या लगा दिया, 10 न्यूटन का बल लगा दिया। सर मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये क्या है, वही व्यक्ति है और ये व्यक्ति जो है बल लगा रहा है इस पे कितना, 10 न्यूटन का। ठीक है सर, इसका मतलब F की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 न्यूटन है। ठीक है, अब ये कहता है ना कि किया गया कार्य जो है ना माइनस का 200 जूल है। कार्य कितना है, माइनस का कार्य किया है इसने, माइनस का 200 जूल किया है। ठीक है सर, माइनस में कार्य कब हो सकता है, माइनस में कार्य होगा कि हमने ढलान पर वस्तु को ऊपर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या कि वो वस्तु हमारी ओर ही भगी आ रही है, मतलब हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं और वस्तु आगे की ओर हमारी तरफ खिसक के आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो कार्य होगा वो माइनस में हो जाएगा और इस प्रकार से W यहां पर माइनस का 200 जूल है। सर फिर वस्तु का विस्थापन पूछा है, भैया फॉर्मूला होता है, वर्ग क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। W की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 200 है, F की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है, एस की वैल्यू पता है, करनी है, तो यहां से 10 से काटेंगे तो यहां पर विस्थापन कितना हो जाएगा, माइनस का 20 होगा, तो 20 मीटर खिसक जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अगर मैं धक्का उसे यहां पे दे रहा हूं ऊपर की ओर में, लेकिन वस्तु मेरी तरफ ही आ रही है और माइनस का 20 मीटर जो है वो खिसक जाती है। माइनस बताता है कि आप धक्का दे रहे हो आगे और वस्तु आ रही है पीछे, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 19। 19 क्या कहता है कि जो महिलाओं में मासिक धर्म प्रतिमाह होने का कारण क्या है। आपको पता है कि जो महिलाएं होती हैं इनमें जो आता है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, यानी यहाँ पे मासिक धर्म कहते हैं, ये आता क्यों है, इसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सामने आपको दिख रहा होगा कि ये करता क्या है। सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि आपको पता है कि जो महिलाओं की बॉडी होती है, यहां पर अंडा यानी इनके पास में फैलोपियन ट्यूब होती है, यहां से ही क्या निकलता है, एक अंडा निकल के आता है। अब वो अंडा जो यानी एग जो निकला है वो क्यों निकला है कि जैसे ही स्पर्म इससे मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये गर्भाशय में जाएगा, तो गर्भाशय की दीवार को क्या करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा। गर्भाशय की जो दीवार है उस पर रक्त वाहिकाओं को लाना पड़ेगा जिससे जो भ्रूण बन के आया है उसे पोषण मिल जाए। लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो यानी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो गर्भाशय की जो दीवार मोटी हो गई थी उसकी अब आवश्यकता है नहीं है, तो उसकी परतें निकलने लग जाती हैं, परतें टूटने लग जाती हैं और जो परत टूटती है वहां पर जो आपकी रक्त वाहिकाएं आ गई थी, तो वो रक्त वाहिकाएं उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती हैं, तो रक्त और टिश्यू के रूप में उसे बाहर निकालना होता है गर्भाशय की दीवार को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मासिक धर्म। तो जब निषेचन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, स्पर्म और एग ना मिलें, तो ऐसी स्थिति में गर्भाशय की दीवार जो मोटी हो जाती है यानी बच्चे को रखने के लिए वो बन जाती है, तो वो से फिर धीरे धीरे करके निकलना भी होता है, वो हर महीने निकलता है, उसी को हम यहाँ पे मासिक धर्म कहते हैं। तो होगा क्या, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं, गर्भाशय की आंतरिक परत को टूटकर यानी निषेचन, यहाँ पे निषेचन नहीं होने पर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो क्वेश्चन नंबर आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बेटा, आप डॉक्टर को कभी दिखाने गए होंगे, हाँ जी बिल्कुल गए, और डॉक्टर को दिखाने जाने के टाइम पे आपको डॉक्टर क्या करता है, इसका यूज करता है, इसे लगा लेता है कानों में, यानी जो आपको दो बड्स टाइप की दिख रही हैं इन्हें तो लगाता है कानों में, और यहां पर इससे आपके पास में यानी आपके हार्ट के पास में क्या करता है, आपकी जो धड़कन है जो धड़क रही होती है उसे सुनने का प्रयास करता है। लेकिन सर वो सुनता क्यों है,
भाई वो उससे ये देखना चाहता है कि आपकी जो धड़कन चल रही है, आपके पास में जहां पर उसका जो साउंड होता है उस साउंड में डिफरेंस तो नहीं आ रहा, वो इस चीज को पता करना चाहता है। सर वो साउंड कैसे आएगा? बेटा जैसे ही वो स्टेथोस्कोप लगाता है तो हृदय की धड़कन यानी हार्ट की जो धड़कन होती है उसको सुनना चाहता है, तो वहां से जो आवाज आती है तो ध्वनि की तरंगें निकलती हैं, और ध्वनि की तरंगें जब इसके पास में एंटर करती हैं तो यहां पर बार बार टकराती हैं, बार बार परावर्तित होती हैं, और इस परावर्तन के कारण उसको, डॉक्टर को ध्वनि जो होती है, साउंड जो होता है उसका सुनाई दे जाता है स्पष्ट। तो क्या कहेंगे, क्या अपवर्तन होगा? नहीं भैया, परावर्तन होगा, वो बार बार टकरा कर पहुंचती हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है। ओए सैड बॉय भैया आई हेट यू, वाह जी, ये अलग ही चल रहा है अपना। चलो क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 21। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है तो पृथ्वी पर उसके गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? सर चंद्रमा नजदीक आएगा, हाँ भाई, ये वाला भी चंद्रमा नजदीक आता है, और तुम्हारा वाला भी चांद जो है वो नजदीक आता है, लेकिन हो कैसे जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई अगर कोई नजदीक आएगा, खुद सोचो कि कोई अगर हमारे नजदीक आ रहा है तो हमारा जो अट्रैक्शन का फोर्स है, हमारा जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा या घटेगा? तो आप खुद कहते हो कि सर बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा के साथ में भी होता है, लेकिन उसको निकालने का तरीका हमारा अलग है। F बराबर होता है Gm1m2/r²। ठीक है सर, समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया भैया? चंद्रमा जब नजदीक जाएगा तो आर की वैल्यू क्या होगी? सर आर का मान कम होगा। जब आर का मान कम हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? सर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे आर, तो 1/r² अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर का मान अगर कम होगा तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी वजह से क्या हो जाएगा? इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जब भी यहां पर चंद्रमा क्या है, नजदीक आएगा, आर की वैल्यू कम होगी, वहां पे फोर्स बढ़ जाता है। बी नहीं है बेटा, ए होगा। डी ना तो डी होगा ना बी होगा। पहले क्यों घटेगा, पहले क्यों बढ़ेगा? भाई वो पास में आ रहा है ना, तो जब पास में आ रहा है तो पहले बढ़ेगा घटेगा क्यों? या तो बढ़ेगा या घटेगा। यहां पर बढ़ेगा कब? जब वो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी कम फोर्स ज्यादा, दूरी ज्यादा फोर्स कम। अब अगर वो यहां पर प्रोपोर्शनल होता तो दूरी कम होती तो फोर्स कम हो जाता, दूरी बढ़ती तो यहाँ पे फोर्स बढ़ जाता, लेकिन वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जब दूरी कम हो रही है चंद्रमा की तो वहां पर फोर्स भी बढ़ेगा, वो पास आएगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कहता है, और ये क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है, और ये कहता है कि क्या मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की जो अभिक्रिया है आप एसिड से करा दो, एसिड में भी आप HCl से करा दो, तो ये क्या बनाएगा इनमें से, ये बताना है। तो क्या कहेंगे हम? गोमती का गलत हो गया, इस पे राम रतन, भाई राम रतन को इस बात से खुशी हो जाती, इतनी खुशी होती है भाई, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। चलो यहां पे बोला है मैग्नीशियम की अभिक्रिया करा दो, किससे? HCl से। तो जब भी आपकी मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl से कराई जाएगी तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिव है तो इस Cl को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा, तो यहां पे क्या बना देगा? MgCl बना देगा। सर क्लोरीन तो इसमें 2 है ना, आपने एक क्यों लिखी है? तो भैया MgCl2 कर दो, क्यों दिक्कत कर रहे हो? और सर यहाँ पे हाइड्रोजन बचा, हाँ जी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो इस प्रकार से क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में हाइड्रोजन गैस भी यहां पर बनेगी, तो क्या हो जाएगा? मुख्य उत्पाद क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब गोमती का आंसर गलत हो जाता है। ये भी बात वही, राम रतन को गोमती के बड़ी दिक्कत होती है जब उसका आंसर गलत होता है, इतनी खुशी भाई दूसरे के लिए। 23 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में सहायता करता है? सर मांसपेशियों में गति होती है? बेटा मांसपेशियों में गति क्यों नहीं होती, आप खुद बताओ। हम यहाँ पे जिम जाते हैं, हाँ जी जाते हैं। जिम जाने के बाद में हम क्या करते हैं? कोई भी वजन उठाते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? मांसपेशियों को सिकोड़ रहे होते हैं और मांसपेशियों को फैला रहे होते हैं। मैं अगर इसे डंबल मान लूं तो क्या कर रहा हूं? मैं मांसपेशी को सिकोड़ रहा हूं और मांसपेशी को फैला रहा हूं, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है। सर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का कारण क्या हो सकता है? तो ये गति हो रही है ना मांसपेशी में, उसका कारण क्या हो सकता है? बेटा कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन का कारण होता है कि हमारे पास में, मांसपेशियों के पास में ना प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बेटा? एक तो एक्टिन पाया जाता है,
क्या पाया जाता है? एक तो एक्टिन पाया जाता है और एक पाया जाता है मायोसिन। और जब एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं ना, तो इस वाले को हम कहते क्या हैं? इस वाले प्रोटीन को कहते हैं संकुचनशील प्रोटीन। क्या कहते हैं? संकुचनशील प्रोटीन। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो यहां पर क्या करती हैं? यहां पर रिलैक्सेशन और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, इनकी मूवमेंट में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जो रहा, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है 24, तंत्रिका कोशिका की। भाई तंत्रिका कोशिका सर क्या करेगी बेटा? जो आपको सिग्नल आ रहे हैं ना कि आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको कोई चीज है, आपने उसे छुआ, वो आपको ठंडी लग रही है, आपको वो चीज गर्म लग रही है, या फिर आपकी बॉडी पर कोई चींटी चल रही है तो वो उस चींटी का भी पता चल जा रहा है। आप पर अगर कोई मच्छर काट रहा है तो मच्छर को वहां पर मारने के लिए हमारा हाथ खुद पहुंच जा रहा है। ये हो क्या रहा है सर? बेटा ये होता है न्यूरॉन की वजह से। तो न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन जो है, तंत्रिका जो कोशिका होती है, इसे ही हम न्यूरॉन कहते हैं। अब न्यूरॉन जो है वो डिवाइडेड होता है, कैसे? जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये डिवाइडेड अगर है तो सर ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये इसे क्या कहोगे? भैया इसे कहा जाता है साइटोन। क्या कहा जाता है? इसे साइटोन कहा जाता है। साइटोन का मतलब क्या है? ये सेल है और साइटोन के पास में यहाँ पे क्या मिल रहा है? इस जगह पे केंद्रक मिल रहा है। और केंद्रक के अलावा जो ब्रांच है इसे डेंड्राइट कहते हैं। सर हमसे तो लंबा वाला पार्ट पूछा है। लंबा वाला पार्ट आपको कहां दिख रहा है? सर ये बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं लंबा वाला पार्ट। ठीक है भाई। तो इस बीच में जो लंबा वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसे कहते हैं बेटा एक्सॉन। क्या कहते हैं इसे? इसे एक्सॉन कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर ये जो आपको ये बल्ब टाइप के दिख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा? बल्ब टाइप को कहते हैं यहाँ पे साइनेप्स। तो इस प्रकार से हमारी जो नर्वस सेल है, हमारे पास में जो न्यूरॉन है, उसके लंबे पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं, जो आपको बीच में रहता है। इसमें जो सिग्नल जाते हैं, मैंने अगर इसे छुआ है तो यहाँ से जो सिग्नल जाएगा, वो सिग्नल आपको जो फील आ रहा है, किस प्रकार का फील आ रहा है? यहाँ से आएगा सिग्नल, आपके यहाँ पे पहुंचेगा, यानी जो हमारे पास में जो होता है, किसे क्या कहते हैं? इसे मेरुरज्जु, इस स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाते हैं आपके माइंड में, और माइंड जो है फिर जो सिग्नल भेजता है वो उस हाथ को भेजता है, यानी जिस उस ऑर्गन को भेजता है, और उस ऑर्गन से आपकी चीजें पता चल जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या कहता है? ये तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ग्रुप डी में। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक शुद्ध अपरूप है, एलोट्रैप है, जो अपनी अत्यधिक कठोरता के लिए जाना जाता है? भाई इनमें से सबसे कठोर कौन है? क्या कोयला सबसे कठोर है? क्या हीरा सबसे कठोर है? क्या लोहा सबसे कठोर है? या स्वर्ण? सर आप कहोगे लोहा। बेटा लोहा अगर कठोर है ठीक है, लेकिन लोहा कार्बन का नहीं है। लोहा कार्बन से नहीं बना है, तो फिर यहाँ पे कार्बन वाला बताना है। बेटा अपरूप जो होता है, इस अपरूप का मतलब क्या होता है? इस एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? कि जो एक ही तत्व से बना हो। किससे बना हो? एक ही तत्व से बना हो। अब एक ही तत्व में हमें बताया क्या गया है? कार्बन बताया गया है। तो कार्बन क्या है? कार्बन का अपरूप आपसे पूछा जाएगा, कार्बन का एलोट्रॉप आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? सर कार्बन का एलोट्रॉप जो होता है ना, वो तो कोयला होता है। हाँ जी सर, कोयला तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा ना हमने ना हीरा भी सुना है, हमने हीरा के अलावा यहाँ पे ग्रेफाइट भी सुना है। ये सब कार्बन से बने हैं, लेकिन सबसे कठोर अगर कोई है तो बेटा वो हीरा है। ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए यहां पे सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ में आज की आखिरी क्वेश्चन था। और इस क्लास में आपको कैसा लगा ये बताइएगा, आपको किस प्रकार से पढ़ाया गया है। आपको जो भी चीजें अगर डाउटफुल हैं वो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्लास आपको बेनिफिट दे रही है तो आप यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे और चीजें पढ़नी है, यानी हमारी लास्ट क्लासेस देखनी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो अगर आप ग्रुप डी 2025 के लिए पढ़ रहे हैं और साइंस की पीवाईक्यूज देखना चाहते हैं और साइंस की क्लासेस देखना चाहते हैं, तो आपको ये क्लासेस देखनी होंगी जो हमारी प्लेलिस्ट में आपके लिए बनी हुई हैं। यहाँ पर मैं 60 से ज्यादा क्लासेस दे चुका हूँ, और यहाँ पर आज की जो क्लास है ये आपकी 14 से 15 नंबर की क्लास है शायद, और यहाँ पर ये 15 क्लास आपको कहीं ना कहीं ये चीजें प्रोवाइड कर देंगी कि आप 20 नंबर तक पहुंच सकें। बाकी का आपको पता है कि हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बायसी ऐप, और बायसी ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले इस पर रजिस्टर और लॉगिन करना होगा, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा? आपको यहाँ पे दिख जाएगा हमारा ये होम पेज। अब इस होम पेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे टॉपिक दिख जाएंगे।
पेड कोर्सेज दिख जाएंगे और यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज भी दिख जाएगी और यहाँ पीडीएफ के क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे हमारी जितनी भी चीज़ों का फायदा उठाना चाहते हो, सस्ती चीज़ों का फायदा उठाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें सस्ते में कोई अच्छा कोर्स मिल जाए, तो आप इस क्लास में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है बाईएससी ऐप। 99 रुपए में आपको सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे चाहते हो कि सर हम ग्रुप डी की तैयारी कर लें, आप चाहते हो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, आप चाहते हो लेखपाल की तैयारी कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे 99 रुपए में। तो बाईएससी ऐप को डाउनलोड करिएगा और ये क्लास कैसी लगी है ये भी जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से हम आपको चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे और आपको यहाँ पे कोई ना कोई बेनिफिट मिलता रहेगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें बताइएगा, आपका कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, उस कमेंट बॉक्स में आप सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में डाउट हो। अगर डाउट के अलावा आप चाहते हैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जाए तो वो टॉपिक भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक पर सर क्लास ले सकते हो, तो हम वहां पर क्लास भी ले लेंगे उस टॉपिक पर। बाकी आपको हेल्पलाइन नंबर हमारे पीछे वाले पेज पे दिया हुआ गया था 8266981579, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी चीजें हैं, आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है जो कि आपका कोर्स से रिलेटेड हो या फिर आपका यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट हो जो किसी टीचर से निकलेगा तो उस टीचर से भी बात करा दी जाती है। तो इसी प्रकार से हमारी क्लास में रोजाना जुड़िए रहेगा और ये क्लास आपको रोजाना 12 बजे मिलती है। ग्रुप डी के एग्जाम साइंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ साइंस जहां पर भी पूछा था उसके लिए भी पढ़ रहे हो तो ये क्लास आपको फायदा देने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।